चैप्टर 8 सूर्यास्त। सुबह लेगून में हो रही थी, जहां एक नॉटिलस बेड़ा भूमि पर आगे बढ़ रहा था। हवा समुद्र को सोने के टुकड़ों में बदल रही थी। ज्वार आधा भर चुका था और रंटोंगा उसकी ओर झूल रहा था, जिससे उसके पिछले भाग में एक लहर दिखाई दे रही थी और एक लहर उस स्थान पर दिखाई दे रही थी जहां लंगर की जंजीर ने पानी के चमकदार नीले रंग को तोड़ दिया था। धूप से जगमगाते डेक पर स्टेनस्ट्रीट पीतल के काम की सफाई कर रहे कुछ साथियों की ओर पीठ करके बोवर्स से बात कर रहा था। उसने स्थिति के बारे में बताया था और बोसन, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, रुकने के लिए तैयार था, हालांकि बहुत इच्छुक नहीं था। मैं अपने बारे में नहीं बल्कि उस सज्जन के बारे में चिंता कर रहा हूँ, बोवर्स ने कहा। अगर वह रुकने पर अड़ा हुआ है तो ठीक है, इस बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मान लीजिए कि वह बीमार पड़ गया और ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग उतना ठीक है जितना होना चाहिए, तो फिर बच्चा ही है। मैं जानता हूँ, दूसरे ने उत्तर दिया। यह पागलपन है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ समझदारी है। उसका दिमाग खराब है, लेकिन वह यहाँ खुश है। अगर वह फ्रिस्को वापस चला जाता तो क्या वह हमेशा इन बच्चों को लेकर परेशान नहीं रहता? वो यहाँ परेशान नहीं करता। मैं आधी रात तक इस बारे में सोचता रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बिना बूढ़ी वेश्या को नहीं चला सकता। जब तक कि वो एक पल के लिए रुका और पानी की ओर देखा, जब तक कि कोई भी दूसरा ये काम नहीं लेता, जो कि उनमें से सबसे अधिक संभावना है। क्या आपको लगता है? ठीक है सर, बोसन ने कहा। वे बहुत सख्त लोग हैं, लेकिन उनमें कोई बुराई नहीं है। जिम सबसे योग्य है और उसे बच्चा बहुत पसंद है, लेकिन भगवान ही उसकी मदद करे अगर वह कभी उसे संभाल पाए। कल जब आप जहाज से उतरे थे तो वह उसे एक टुकड़ा गोमांस देना चाहता था। उसके दिमाग में कोई समझ नहीं थी, लेकिन चाहे या न चाहे वो रुकेगा नहीं। वो किनारे पर अपने सुखों का बहुत शौकीन है। ठीक है, मैं लड़कों को पीछे ले जाऊंगा और उन्हें ये सब दे दूंगा, स्टेनस्ट्रीट ने कहा। जेनकिंस से कहो कि नाश्ता जल्दी से तैयार कर ले और फिर हम उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। 1 घंटे बाद बोवर्स के नेतृत्व में वे पीछे की ओर आए। धारीदार शर्ट या सादे, छाती पर खुले कैनवास ब्रीच पहने हुए एक रंगीन भीड़, और उनके बीच एक भी जूता नहीं था। एक साथी ने अपने सिर के चारों ओर स्पेनिश फैशन में लाल रुमाल बांधा हुआ था, और कई ने बड़े बकल वाले बैट पहने हुए थे जो अब केवल समुद्री डाकू कहानियों और मेलोड्रामा में सजे चित्रों में दिखाई देते हैं। वे आगे बढ़े, रुके, बेचैनी से हिले और फिर खड़े हो गए, जबकि बोवर्स ने अपनी नज़र से उन पर नज़र दौड़ाई, जैसे कि उन्हें गिन रहे हों। स्टारबोर्ड रेलिंग के पास खड़े व्यक्ति ने तंबाकू के रस की एक धार ऊपर फेंकी और फिर माफी मांगते हुए अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा, जबकि स्टेनस्ट्रीट, जो लेस्ट्रेंज से बात कर रहा था, उनकी ओर बढ़ गया। क्या वे सब यहाँ आ गए, बोवर्स? रानाटोंगा के कप्तान ने कहा। अच्छा, अब दोस्तों, मैंने आपसे कुछ बात करने के लिए आपको पीछे बुलाया है। ये जल्दी ही कह दिया जाएगा। यहाँ लेस्ट्रेंज अपने स्वास्थ्य, अपने और बच्चे के लिए द्वीप पर ही रुक रहे हैं। मैं जहाज को वापस बंदरगाह पर ले जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे लौटने तक कोई व्यक्ति उनके साथ यहाँ रहे। मैं चाहता हूँ कि कोई लड़का इस नौकरी के लिए 1 साल के लिए साइन अप करे, 2 गुना वेतन और समय पूरा होने पर $50 का बोनस। यह अच्छा वेतन है, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। जो व्यक्ति यह काम लेगा, उसके लिए कोई शराब या हड़ताल नहीं होगी, लेकिन वह अच्छा समय बिताएगा। आप सभी लेस्ट्रेंज को जानते हैं और आप खुद देख सकते हैं कि ये द्वीप कैसा है। बहुत सारा भोजन, मछली पकड़ना और करने के लिए कुछ भी नहीं। तो अब आप में से कोई एक पीछे हट जाए। चारों ओर सन्नाटा और निगाहें चारों ओर, सिवाय पहरेदारों के। बहुत समय है, स्टेनस्ट्रीट ने कहा। थोड़ा आगे बढ़ो और साथ मिलकर इस पर बात करो। वह मुड़ा और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर डेक पर चहलकदमी करने लगा, जबकि भीड़ आगे बढ़ गई और कई समूहों में बंट गई। उनकी आवाज की बड़बड़ाहट हवा में आ रही थी। लाल रुमाल वाला व्यक्ति दूसरों से अलग हो गया और अपना माथा छूते हुए पीछे आ गया। क्षमा करें सर, उन्होंने कहा, लेकिन वह व्यक्ति जानना चाहता है कि बोनस क्या है। एक उपहार,
स्टैनस्ट्रीट ने कहा, जो आदमी रुकेगा उसके हाथ में $50 का मुफ्त उपहार। बैठक फिर से शुरू हुई, लेकिन ये साफ देखा जा सकता था कि इसमें कोई उत्साह नहीं था। फिर आखिरकार सभी एक समूह में पीछे आ गए और रुक गए, जबकि प्रवक्ता ने कप्तान को अपना निर्णय सुनाया। लोग आपको या सज्जन को उपकृत करने के लिए अनिच्छुक नहीं हैं, सर, लेकिन यह अकेलापन है। तुम में से कोई नहीं रहेगा। ठीक है, सर, बात यहाँ रहने की नहीं, बल्कि यहाँ रखने की है। बेशक आपको यहीं रहना होगा, लेकिन इतना ही काफी है, आगे बढ़िए। तभी अचानक एक मजाकिया आवाज आई, जिम की आवाज। जिम ने चर्चा में बहुत कम हिस्सा लिया था और मामले को संभालने का काम योग्य वक्ताओं पर छोड़ दिया था, लेकिन उसने सामान्य फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। यह उसकी विशेषता थी कि दूसरों के साथ एक होते हुए भी वो हमेशा थोड़ा अलग रहता था। उनमें से किसी भी तरह से अनपढ़ होने के बावजूद उसका दिमाग एक अलग तरह का था। अकेलेपन को मीठा कर दीजिए, ये शराब है जिसके बारे में वे सोच रहे हैं, सर। एक क्षण के लिए पहरेदार की उपस्थिति भूल गई और आवाजें उठने लगीं। तुम्हारा मतलब है, तुम सोच रहे हो, या तुम खुद क्यों नहीं रुक जाते? लाल रुमाल वाले आदमी ने पूछा। और किसने कहा कि मैं नहीं करूंगा? जिम ने पूछा। ऐसा ही हुआ, अचानक। मुझे संदेह है कि क्या उसने एक पल पहले अपना मन बना लिया था या फिर चतुराई से जवाब देने की जरूरत ने काम कर दिया था। किसी भी हालत में ये हो गया, और जिम केनी, लंबे, लाल बालों वाले, लालटेन जैसे जबड़े वाले और अपने पीछे अपने फटे हुए अतीत को समेटे हुए गार्डन ऑफ गॉड के तीसरे निवासी के रूप में भर्ती हुए। स्टैनस्ट्रीट ने लेस्ट्रेंज को बताया था कि उस दिन स्कूनर का निकलना असंभव था, सामान को उतारना था, और न केवल उतारना था, बल्कि उसे लेगून के दूसरी ओर स्थित घर तक भी पहुंचाना था। लेस्ट्रेंज को स्टो नहीं चाहिए था, और जिम केनी, जो अपने आकार और ताकत के बावजूद कम खाता था और जो इन अक्षांशों में मांस के प्रति उदासीन था, बच्चों के भोजन के रूप में गोमांस की वकालत करने के बावजूद केवल तंबाकू चाहता था। फिर भी राना टोंगा के कप्तान के इस विषय पर अपने विचार थे। आटे का एक पीपा होल्ड से बाहर निकाला गया, दवा की पेटी में दर्द निवारक, अफीम और एप्सम लवण की तलाशी ली गई, सुई, धागा, कैंची, बढ़ाई के औजार, रस्सियां और मछली पकड़ने के कांटे, कुछ भी नहीं भूला गया। सामान रखने के लिए घर के पीछे पेड़ों के बीच एक झोपड़ी बनानी पड़ी, और तीसरे दिन की सुबह तक सब कुछ बनकर तैयार नहीं हुआ। पुरानी डिंगी की मरम्मत की गई और उसे निष्प्रयोज्य कर दिया गया, लेकिन लेस्ट्रेंज ने उसे अपने पास रखने की इच्छा जताई, इसलिए उसे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए रानाटोंगा की डिंगी के साथ छोड़ दिया गया और उन्हें वेल बोट द्वारा घर के पास घास के मैदान में ले जाया गया और किनारे पर बांध दिया गया। सुबह के 11 बज चुके थे जब सब कुछ खत्म हो चुका था। डिक कर्नी की निगरानी में धूप में खेल रहा था, मुंह में पाइप और जेब में हाथ डाले हुए, और लेस्ट्रेंज अपने कप्तान को अलविदा कह रहा था। स्टैनस्ट्रीट उदास था। सुबह की खूबसूरती, घास के मैदान की खूबसूरती, उसके पेड़ों की रक्षा, लेगून की रंगीन छाया और गहराई, दूर की चट्टान और उसके ऊपर का सुंदर आसमान, इन सब ने उस उदासी को और गहरा कर दिया जो उस पर हावी हो गई थी। अब बिछड़ने के क्षण में उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह लेस्ट्रेंज को फिर कभी नहीं देख सकेगा, कि घास पर खेल रहे बच्चे, केनी, और उन अजीब आंखों वाले भूरे बालों वाले व्यक्ति पर, जो किसी दूसरी दुनिया पर टिकी हुई लगती थी, भाग्य एक ऐसा पर्दा गिराने की तैयारी कर रहा था जिसे उठाना उसके हिस्से में कभी नहीं होगा। एक क्षण के लिए उनके स्पष्ट, सरल मन में खोए हुए बच्चों की त्रासदी इस नई घटना का हिस्सा प्रतीत हुई, तथा जिस हाथ ने उनके भाग्य को आकार दिया था, उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया था। वेल बोट में बैठे साथी जो उसे लेगून से वापस जहाज पर ले जाने के लिए किनारे पर लटके हुए थे, वे भी उसी कंबल के नीचे लग रहे थे। जिम, जो शराब के कारोबार से ज्यादा उन्हें रेटिंग देता था, उसका पसंदीदा था, और अब वे उसे अकेला छोड़ रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है। बोवर्स, जो जिम को कुछ आखिरी निर्देश देने के लिए नाव से उतरा था, स्टर्न शीट में अपनी जगह पर वापस आ गया, और स्टैनस्ट्रीट ने अपनी नज़र खुले दरवाजे वाले घर, बच्चे और जिम पर डाली। ठीक है, सर, उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी भूल गए हैं,
और आपके आदेश मेरे दिमाग और जेब में सुरक्षित हैं। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे को पकड़ लिया। शुभकामनाएं, लेस्ट्रेंज ने कहा। नाव आगे बढ़ी। कुछ लोग चिल्लाने लगे, बाय, जिम। अन्य लोग उसकी ओर सिर हिला रहे थे। फिर केप को दाईं ओर मोड़ने से ठीक पहले चप्पू आ गए और चालक दल के सदस्य अपने पैरों पर खड़े होकर जयकारे लगाने लगे, जिसकी गूंज पेड़ों में गूंज उठी। फिर नाव केप से आगे हमेशा के लिए चली गई। केरनी, लेस्ट्रेंज ने कहा, वे अच्छे आदमी हैं, काश इस अजीब दुनिया में उनके जैसे और भी लोग होते। हाँ, सर, केरनी ने कहा, वे बुरे नहीं हैं घाट के किनारे। लेकिन लेस्ट्रेंज एक स्वप्न में खो गया था, उसने शायद ही सुना हो, और सुनने से वह दिवंगत लोगों की नैतिक स्थिति के इस गहन और व्यापक सारांश को समझ नहीं पाया होगा। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह शांति से था। स्टैनिस स्ट्रीट की उपस्थिति, रानाटोंगा के डेक ही उसे पिछले 12 वर्षों के दुख से जोड़ते थे, मन की उस परिपूर्ण नई मनोदशा को विचलित करने वाली चीजें, जो उसकी दृष्टि और इस निश्चय से पैदा हुई थी कि यहाँ इस स्वर्ग में अपने सही समय पर उसके बच्चे उसके पास आएंगे, उसके साथ रहेंगे। बच्चे को किरनी के पास छोड़कर वह घर की ओर मुड़ा और सामान को व्यवस्थित करने लगा। ये स्वप्नदर्शी आलसी नहीं था, वह अपनी सारी किताबें साथ लाया था, लगभग 1 दर्जन खंड, और उसने उन्हें बच्चों द्वारा पहले से तैयार शेल्फ पर व्यवस्थित किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई भी अन्य वस्तु अस्त व्यस्त न हो। उसने दीवारों की जांच की, जो अभी भी कुछ हिस्सों में अधूरी थीं, और छत लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यह विचार कि बच्चों ने इसे पूरा करने के लिए उसे छोड़ दिया था, अचानक उसके मन में आया और उसे अपने काम में रुकना पड़ा। ये केवल एक कल्पना थी, फिर भी उसका मन इसे पकड़े हुए था और इस पर विचार कर रहा था जैसे कि यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था। यह उनका और उनका घर दोनों का होना था। जब वह इस तरह खड़ा था, एक पल के लिए निष्क्रिय और सूरज की रोशनी में बाहर देख रहा था, उसकी नज़र केरनी और बच्चे पर पड़ी। नाविक के हाथ उसकी जेबों से बाहर थे और वह खड़ा था, एक हाथ में चाकू और दूसरे में छड़ी का एक टुकड़ा, वह किसी तरह का खिलौना बना रहा था। डिक, सूरज की तरह नग्न, जमीन पर बैठा हुआ, चल रहे काम को देख रहा था। बोवर्स ने बच्चे को कपड़े न पहनाने का फैसला किया था, सबसे पहले, क्योंकि डिक, पागल लोगों की तरह, किसी भी तरह के आवरण, यहाँ तक कि कंबल के खिलाफ लड़ता था। दूसरे, क्योंकि बच्चे की त्वचा पहले से ही कपड़े से ढकी हुई थी, एक सुंदर सुनहरे भूरे रंग की आभा से ढकी हुई, एक सूट जो उसे समुद्र ने दिया था। वो नग्न नहीं दिख रहा था, और नाविक के सरल और तार्किक दिमाग ने उसे रहने देने का फैसला किया, और वो वहां बैठा था, शायद पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु, जबकि उसके ऊपर किरनी अपनी छड़ी को काट रहा था, और लेस्ट्रेंज ने उन पर अपनी दयालु नज़र डाली। एक छोटे बच्चे के अलावा कुछ नहीं देखा जो नाविक आदमी के हाथों से खिलौने की प्रतीक्षा कर रहा था। डिक लेस्ट्रेंज के लिए लगभग कुछ भी नहीं था, उसके जुनून में उसका कोई हाथ नहीं था। स्टैनिस स्ट्रीट ने उसे आधा पागल माना था, आंशिक रूप से इस पोते के प्रति उसकी उदासीनता के कारण, लेकिन वो भूल गया था कि गरीब सज्जन के दिमाग में हमेशा के लिए रूप अतीत के बच्चों के रूप थे, कि वह दृष्टि जिसने उसे पागलपन की शांति प्रदान की थी, वह 6 और 7 साल के 2 छोटे बच्चों की दृष्टि थी। डिक और एमेलिन, जैसे वे बहुत साल पहले थे, शुद्ध और मधुर और खुश और बच्चों जैसे, लेकिन सब कुछ जानते हुए। ये तथ्य कि वे जीवन में संभोग कर चुके थे। डिक का तथ्य उस भयावह सपने से अलग था कि यहाँ अपने स्वयं के चुने हुए समय पर छोटे हाथ पत्तियों को एक तरफ धकेल देंगे और किसी शाम को वह खोए हुए लोगों के रूपों को फिर से देखेगा। बेचारे सज्जन, तुम वहाँ हो और खेलो मी, किरनी ने कहा, तैयार वस्तु को उस मोटे हाथ में थमाते हुए जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, सर, वो लेस्ट्रेंज के पास आया, जिसने उसे बुलाया था, और उन दोनों ने मिलकर चीजों को सही आकार देने का काम शुरू कर दिया। कुछ चारपाई बिस्तर किनारे पर लाए गए थे, और जिम की छोटी अलमारी जो कभी भी स्लोप चेस्ट से बाहर नहीं निकली थी, झोपड़ी के पास पेड़ों के बीच एक बंडल में रखी हुई थी। स्टैनिस स्ट्रीट एक टेंट छोड़ना चाहता था, लेकिन जिम ने कहा कि झोपड़ी उसके लिए काफी है। दुकानों के अलावा उसके लिए बहुत जगह थी, लेस्ट्रेंज और बच्चे के पास घर होगा।
वे छोटे मोटे काम निपटाते रहे और फिर खाना आया, जो एक तरह से पिकनिक जैसा था, और रानाटोंगा से लाई गई ठंडी चीजें घास पर बैठकर खाई गईं। डिक ने उनके साथ केले और बचे हुए खाने को बांटा, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता बांटता। किसी असाधारण तरीके से सामान्य नाविक और संवेदनशील, अति सभ्य लेस्ट्रेंज लगभग तुरंत ही मित्र बन गए थे। फिर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जिम के साथ हमेशा हाँ सर होता था, लेस्ट्रेंज के साथ हमेशा करनी होता था, और छोटी छोटी चीजों की शक्ति कभी भी इस द्वीप जीवन के पहले घंटों में जिम के मामले में अधिक स्पष्ट नहीं हुई थी, जिसे लेस्ट्रेंज ने फिर से नाम दिया था। वो हमेशा अपने और दूसरों के लिए जिम रहा था। जिम ने कैलिफोर्निया की पहाड़ियों पर प्लेसर माइन की थी, खुद को अंधा कर लिया था, एक चिनक को चिमटे से मार डाला था जिसमें वह मजे के लिए शामिल हुआ था, चंदन के व्यापारियों के लिए काम किया था और हमेशा अपने स्वयं के शब्दों में सीन के छोटे सिरे पर बाहर आया था। जिम के साथ दिल की जांच के दुर्लभ क्षण थे जब उसने खुद को किए गए अपराधों के लिए नहीं बल्कि अवसरों को हाथ से जाने देने के लिए दोषी ठहराया, महिलाओं और फॉर्चून के साथ अवसर। उन दुर्लभ क्षणों में जो अभी भी किसी तरह से उसके सचेत जीवन को प्रभावित करते थे, वह आदमी जिसे वह जानता था वह जिम था, तुच्छ नाम उसकी असफलताओं को सामने लाता था। केरनी कुछ नया था, उपयुक्त नहीं लगता था, फिर भी किसी तरह से अरुचिकर नहीं था, लगभग एक शीर्षक जैसा। उस दिन शाम के समय किरनी, जो जंगल में खोजबीन कर रहा था और जिसने अपनी द्वीप प्रशिक्षित आंखों से सभी प्रकार के फलदार वृक्षों के स्थानों को खोज निकाला था और नोट कर लिया था, तथा रतालू के एक टुकड़े की तो बात ही छोड़िए जिस पर खेती के सबूत मिलते थे, माया घास का एक लंबा तिनका चबाते हुए किरनी लेस्ट्रेंज के सामने आया, जो घर के सामने बैठकर किताब पढ़ रहा था। पुरानी होकर को आधे ज्वार के समय बाहर आना था, सर, उसने कहा। वो अब तक समुद्र में अच्छी तरह से पहुंच चुकी होगी और उत्तर की ओर बढ़ रही होगी, और मैं सोच रहा था कि शायद आप उसे अंतिम बार देखने के लिए रीफ्स पर जाना चाहेंगे। स्कूनर, लेस्ट्रेंज ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा। हाँ, मैं उसे उसके रास्ते पर जाते हुए देखना चाहूँगा। क्या तुम मुझे नाव से उस पार ले जा सकते हो? हाँ, सर, किरनी ने आधी मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको ठीक से नाव चला सकता हूँ। उसने घर में एक नज़र डाली जहाँ डिक एक कोने में आधे उखड़े हुए कंबल के नीचे सो रहा था। और बच्चा कोई नुकसान नहीं उठाएगा, वह एक डचमैन की तरह सो रहा है। क्या आप अपना कोट नहीं ले जा रहे हैं, सर? वहाँ हवा चल रही है और यहाँ से ज्यादा ताज़ा है। हाँ, किरनी, लेस्ट्रेंज ने उत्तर दिया, किताब और अपने पढ़ने के चश्मे को दरवाजे के पास एक छोटी सी शेल्फ पर रखते हुए, एक अनोखी सी शेल्फ जिसे खोए हुए लोगों ने न जाने किस उद्देश्य से रखा था। हाँ, शायद मुझे अपना कोट ले लेना चाहिए। उसने उसे पहना और वे पानी के किनारे चले गए, जहाँ किरनी ने नई नाव को खींच लिया और उसमें चढ़ गया। फिर वे आगे बढ़ गए। नाविक अपने कंधे पर नजर रखे हुए चट्टानों की ओर देख रहा था। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ का लेगून बहुत चौड़ा था और कोरल की लकीरों से टूटा हुआ था जिससे नौवहन मुश्किल हो गया था। हीरे की तरह चमकीले पानी के बड़े तालाब और संकरे रास्ते जीवित या गंदे, मृत और सड़े हुए कोरल से जलते हुए फर्श को दिखाते थे। रंगीन मछलियाँ, हलियोटिस के गोले, केकड़े और जेलीफिश हवा में साफ दिखाई दे रहे थे, और जब वे नाव चला रहे थे, लेस्ट्रेंज झुककर एक बच्चे की तरह दिलचस्पी से देख रहा था। ओह, वे, जिम ने कहा। उसका ध्यान जेलीफिश के एक समूह की ओर गया, जो डिस्क के आकार का था, बैंगनी बटनों से सजा हुआ था और छतरियों की तरह खुलने और बंद होने की सरल क्रिया द्वारा खुद को पानी के माध्यम से आगे बढ़ा रहा था। वे पिकर हैं, उन्हें हाउलैंड के पानी में एक जहाज के टॉप्स जितना बड़ा देखा गया है। हाउलैंड, सर, ये गिलबर्ट के पूर्व में उन लाइन द्वीपों में से एक है। हाँ, सर, इस लेगून में बेड़े को खिलाने के लिए मछलियां हैं और मैं कल लाइनों के साथ व्यस्त हो जाऊंगा। क्या आप मछली पकड़ने के शौकीन हैं, सर? खैर, जब हम लाइनें तैयार कर लेंगे तो आपके पास अपनी पसंद और बहुत कुछ होगा। सावधानी से कदम बढ़ाएं। लेस्ट्रेंज के बाहर निकलने तक उसने नाव को रीफ कोरल के पास रोके रखा। फिर पेंटर को चट्टान की एक कील से बांधकर उसे बांध दिया और वे खड़े होकर देखने लगे। जैसे जैसे वे जमीन से पार होते गए,
सर्फ की आवाज तेज होती गई। यहाँ ताज़ी समुद्री हवा का सामना करते हुए ब्रेकर्स की पूरी गर्जना उनके पास आई, जबकि दाएं और बाएं विशाल कम ज्वार का बाहरी समुद्र तट समुद्र से घिरा हुआ था, जो सीगल द्वारा उड़ाया गया था और शाम की सुनहरी रोशनी में पीछे हटते समुद्र द्वारा छोड़े गए रॉक पूल को दर्पण के टुकड़ों की तरह दिखा रहा था। मूंगा गाता है और लहरों की आवाज़ों के साथ मिलकर रीफ की आंतरिक आवाज़ सुनी जा सकती है, एक अस्पष्ट मंत्रोच्चार ध्वनि, दूरस्थ और घंटी जैसी। यहाँ कानों में समुद्र और चट्टान की ध्वनि के साथ खड़े होकर द्वीप की दुनिया ने एक नया रंग और एक नया वातावरण ग्रहण कर लिया, जो दिन के समय के अनुसार सुबह के उल्लास से लेकर शाम के एकाकीपन तक बदलता रहता था। देखो, नाविक चिल्लाया, वो वही है। उसने समुद्र में दूर उस जगह की ओर इशारा किया जहां रानाटोंगा के सफ़ेद पालों पर सूरज की रोशनी पूरी तरह से दिख रही थी। यहाँ मौसम की वजह से मूंगे का एक टुकड़ा चिकना हो गया था। लेस्ट्रेंज ने उस पर अपनी सीट ले ली और जब किरनी चट्टानों के तालाबों, कटल फिश की हड्डियों और रीफ मलबे की जांच कर रहा था, वह बैठा हुआ था। उसकी आंखें दूर के पाल पर टिकी थीं और उसके विचार बहुत दूर तक जा रहे थे। बहुत समय बीत गया जब तक कि किसी के कदमों ने उसे उसकी कल्पना से बाहर नहीं निकाला। ये केरनी था, एक विशाल और खाने योग्य केकड़ा जिसके पंजे समुद्री शैवाल से बंधे थे, एक हाथ में, दूसरे में एक क्रेफिश। देखो, लेस्ट्रेंज ने खड़े होते हुए कहा, वो लगभग चली गई है। नाविक ने देखा, शाम और दूरी के कारण लगभग धुंधला हो चुका पतवार रंटोंगा सूर्यास्त को अपने कैनवास पर सुनहरे स्पा की तरह दिखा रहा था। ये कम होता गया, आखिरकार जिस आंख ने इसे खो दिया था, वह इसे फिर से खोजने में विफल रही। केरनी, लेस्ट्रेंज ने नाव की ओर मुड़ते हुए कहा और अपने स्वर में किसी भी उदासी के बिना बोलते हुए कहा, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आ गई है कि मैं उस जहाज को फिर कभी नहीं देखूंगा। नाविक ने इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि नाव पिछले कुछ मिनटों में अपने लंगर से फिसल गई थी और उसे वहीं पकड़ लिया गया था, जहां वह आगे एक ढलान पर रुकी हुई थी, कोई जवाब नहीं दिया। स्टेनस्ट्रीट द्वारा निर्देशित बोवर्स ने उसे संकेत दिया था कि लेस्ट्रेंज के दिशा निर्देशों में सुधार की आवश्यकता है, और यदि वह चीज़ों के बारे में अजीब विचार रखता है, तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए, खासकर यदि उन विचारों का उसके खोए हुए बच्चों से कोई संबंध हो। आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? किरनी ने पूछा था। वे दोनों उस नाव में थे जिसे हमने पाया था, बोवर्स ने उत्तर दिया। बच्चों, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दूसरे ने पूछा था। शायद तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि वो उन्हें हमेशा वैसे ही देखता है जैसे तब देखता था जब वे छोटे थे, बोवर्स ने उत्तर दिया, और उसने अपने दिमाग में ये ठान लिया है कि उसे उन्हें फिर से खोजना है, कि वे द्वीप पर कहीं छिपे हुए हैं, वे नहीं बल्कि उनकी आत्माएं हैं, यही वह जगह है जहां वह रहता है, और अब तुम्हें सब पता चल गया है। केरनी ने इस मामले पर काफी सोचा था। उसके अंदर अंधविश्वास का अच्छा खासा आरोप था और वह तीन्द्रिय मामलों में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं रखता था। वह बुरी किस्मत, भूत प्रेत, अपशकुन और ऐसी सभी चीज़ों को एक ही धागे में पिरोता था और उनसे दूर रहना चाहिए था।